नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम MTS 2019 के 13 अगस्त लास्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे, जिसके मैथ्स के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, बार बार कह रहा हूँ, तो हिंदी वाले बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, मेरी बातों को ध्यान से सुना करें। जब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ उसके बाद हिंदी में कंप्लीट उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी गिनतियाँ तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं इस वजह से कहता हूँ कि ज्वाइन कर लो, ताकि कोई अपडेट हो या पीडीएफ हो तो आपको मिल जाए। आप इधर कमेंट करते हो पीडीएफ नहीं मिली, तो आप उसी समय पे डाउनलोड कर लिया करो, अदरवाइज बाद में मुझे ढूंढने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप उसी समय पे डाउनलोड कर लिया करो। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले मैंने 14 या 15 सेट करवाए हैं, 15-16 सेट करवाए हैं, टोटल 39 हैं, तो वो ख़त्म करके CGL मेंस टॉपिक वाइज मैंने ख़त्म ही कर दिया है। DI छोड़ के, DI भी आ गई होगी जब तक ये वीडियो आप हो सकता है लेट में देख रहे हो, तब तक आ गई होगी, तो आप वो भी प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। CHSL CGL टॉपिक वाइज सब करवा रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया था एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 9 सब्जेक्ट्स इज 98। यानी कि एक स्टूडेंट है जो 9 सब्जेक्ट में ऑन एवरेज 98 मार्क्स पाता है। कहा गया ऑन ए सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन इट वाज फाउंड दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन अ सब्जेक्ट वाज wrongly copied as 86 instead of 68. The correct average of the marks obtained by him is। कहा गया कि एक स्टूडेंट है जिसके 9 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, उसका एवरेज मार्क्स कुछ 98 निकल के आता है, लेकिन जब दोबारा वेरिफिकेशन होता है तो ये पता चलता है कि हमने उसके मार्क्स 68 की बजाय 86 कॉपी कर लिया था। तो आपको अब नया वाला एवरेज बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, हालांकि ये पेपर टफेस्ट पेपर कहा जाता है MTS 2019 का, लेकिन 2500 प्रश्न के गर्दे उड़ जाएंगे आपके सामने देखते देखते, और आप फिर बताइएगा कि कैसा लगा ये पेपर। तो ध्यान से देखिएगा, आपको 9 पेपर में एवरेज कितना दिया गया है, 98। ठीक है, लेकिन आपको ये भी बताया गया कि भैया ओरिजिनल मार्क थे 68, हमने लिख लिया है 86, यानी हमने बढ़ाया कितना है, हमने 18 बढ़ा दिया है। यानी कि अगर हमें ओरिजिनल पे पहुंचना है तो 18 कम करना पड़ेगा, 18 टोटल में से कम करना है। तो अगर 9 विषय में 18 कम करना है तो एक विषय से कितना कम होगा, आप कहेंगे 18/9, यानी एक विषय से 2 कम हो जाएगा। और एक विषय से जितना कम होगा उसे ही कहेंगे कि एवरेज में कमी, यानी एक विषय से 2 कम होता है तो आप कहेंगे कि अगर कुछ संख्याओं का एवरेज x था और प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया गया तो एवरेज कितना बचेगा, x -2, यानी 98 - 2, यानी ओरिजिनल एवरेज हो जाएगा 96। बहुत आसान सा प्रश्न था। तो कुछ पेपर आपके ट्रिकी होते हैं, और हम क्या होता है कि हमारी स्मार्टनेस वहाँ पे काम नहीं करती, हम एकदम चले जाते हैं वही बेसिक। मतलब बेसिक करने के 2 तरीके होते हैं, एक बेसिक से अगर स्मार्टनेस लगा के करोगे तो वो ट्रिक से जल्दी कर पाओगे, ट्रिक से आसानी से कर पाओगे, और अगर एकदम बेसिक पहाड़ा पढ़ पढ़ के कर रहे हो तो टिपिकल हो जाते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से बेसिक से करना है। ठीक है, कहा गया द प्राइस दैट कमल शुड मार्क on a chair which costs him 1500 to gain 15% after allowing a discount of 25%। कहा गया कि कमल को एक कुर्सी पे कितना मार्क करना चाहिए ताकि वो 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% का प्रॉफिट पाए। एक चीज़ बताओ, अगर हम कहें मार्केट प्राइस MP हो तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया, 25% का, यानी कि अगर वो 4 का खरीदता तो 3 का बेचता, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, MP × 3/4। और सेलिंग प्राइस आप ऐसे निकाल लीजिए कि 1500 रुपये उसने खरीदा है और 15% का लाभ चाहिए, यानी 225 रुपये का उसे लाभ भी चाहिए, तो उसे बेचना कितने में पड़ेगा, 15 और प्लस 225, यानी कि 1725 रुपये में। यानी ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस, एक ही वस्तु के लिए, तो दोनों बराबर होंगे। 3 से काट दीजिएगा तो 3 से 575 आ जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगी 4 × 575, यानी कि 2300। 4 × 500 2000 और 4 × 75 300, तो 2000 + 300 2300। समझ आ गया। कहा गया कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर एज 161, 190, 85, 163, 172, 180, 162 द मीडियन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। कहा गया कि एक मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिनकी हाइट दी गई, किसी की 161, 190, 185, 163, 172, 180, 162, आपसे माध्य हाइट पूछी गई, माध्यिका पूछी गई। मीडियन मतलब होता है माध्यिका। आपको पता होगा मीडियन बराबर होता है n+1/2 टर्म, यानी कि ये होता है कब, जब n होता है ऑड, यानी n विषम हो, पदों की संख्या विषम हो, तो मीडियन बराबर हो जाता है n+1/2 टर्म। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, यानी बढ़ते क्रम में। तो 161, 162, 163, 161, 162, 163, उसके बाद 172, 180, 185,
172, 180, 185 और फिर 190। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पता है, 3 3 6 1 7 है, तो मीडियन 7 + 1/2 टर्म यानी 8/2 यानी फोर्थ टर्म हो जाएगी। अब फोर्थ टर्म कौन सा है? 172, तो आपकी मीडियन क्या हो गई? 172। अगला प्रश्न DI से है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा ट्रिकी है। कहा गया द टेबल शोज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय 6 डिफरेंट सेलर्स ABCDEF टू डिफरेंट शॉपकीपर्स P&Q। आपको दिया गया कि 6 सेलर हैं जो 2 दुकानदारों को सामान देते हैं। P और Q 2 दुकानदार हैं जिनको ABCDEF मान लो अलग अलग वस्तुएं बेचते हैं, तो ये दोनों दुकानदारों को सामान देते हैं, ठीक है। कहा गया सम आर्टिकल्स आर परचेज्ड बाय अदर सेलर्स आल्सो, यानी कि आपसे कहा गया है कि कुछ आर्टिकल दूसरे सेलर से भी P भी खरीदता है, Q भी खरीदता है, यानी इन 6 के सिवा भी किसी सेलर से खरीद लेते हैं। टोटल आर्टिकल्स परचेज बाय शॉपकीपर P इज़ 300 एंड Q इज़ 500, यानी P टोटल 300 वस्तुएं खरीदता है और Q 500 वस्तुएं खरीदता है। अब आप प्रश्न पढ़िएगा। कहा गया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय सेलर C टू शॉपकीपर Q, C द्वारा Q को बेचे गए वस्तुएं यानी कि 44 इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय सेलर F टू शॉपकीपर P, यानी कि जो C द्वारा Q को बेचे गए आर्टिकल्स हैं वो F द्वारा P को बेचे गए आर्टिकल्स का कितना % है, यानी कि 55 का कितना % है। तो 11 चौको 44, 11 पचे 55, यानी 4/5 चौकी 80% होता है। आपका आंसर आ गया 80%। कहा गया व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ये रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 43 सेंटीमीटर अब्रॉड। समझना पड़ेगा ये प्रश्न। कहा गया कि एक फ्लोर है यानी फर्श है जिसकी लंबाई 1517 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई 943 सेंटीमीटर दी गई। आपसे कहा गया कि कितनी टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स की आवश्यकता होगी ताकि हम इसे फिल कर पाएँ। अब देखिएगा, आपको अगर स्क्वायर टाइल्स निकालना है, सबसे मतलब लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स पूछा गया है, तो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आप 1517 और 943 का पहले SCF निकालेंगे। तो 943 और 1517 का अगर SCF निकालने जाएंगे तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। 943 1 943, ये आपका बचेगा 4, ये बचेगा 7 और ये बचेगा आपका 5। 574 से 943 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 574 लिखेंगे यहाँ पे, ये 9 हो जाएगा, जो 13 में से 7 ये 6 और ये 369 बचेगा, ठीक है। 369 से फिर 574 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 369 घट के ये 5 आ जाएगा और ये 0 205, 205 से 369 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 205, 164 बचेगा। 164 से 205 में डिवाइड करेंगे 164 बचेगा, यानी कि ये 1, ये 41 बचेगा और 41 से 164 में डिवाइड करेंगे 4, जहाँ पे कट जाएगा लास्ट वाला वही SCF हो गया, यानी इनका SCF हो गया 41। अब 41 SCF हो गया तो आपको क्या काम करना है, SCF कितना है 41। अब आपको ये पता चल गया कि SCF इनका 41, यानी हम मैक्सिमम स्क्वायर साइड, अगर हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है तो 41 सेंटीमीटर साइड की ही हम लगा सकते हैं, तभी स्क्वायर टाइल्स सारी बैठेंगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 41 सेंटीमीटर एरिया वाली, 41 सेंटीमीटर क्या वाली एरिया वाली, मतलब 41 सेंटीमीटर साइड वाली स्क्वायर टाइल्स हमें लगानी है, ठीक है, तो कितनी टाइल्स लगेंगी? आप कहेंगे कि कुल एरिया निकाल लो, कुल पूरे फ्लोर का एरिया, और उसमें डिवाइड कर दो एक टाइल के एरिया से। तो टाइल कैसा है, स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड कितनी है 41 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 41 स्क्वायर, और उसकी एरिया रूम की कितनी है 1517 गुणे 943, ये एरिया है। तो आपसे पूछा गया टाइल्स की संख्या, तो इसमें एक टाइल के उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 41 के स्क्वायर से, यानी 41 गुणे 41, 41 से डिवाइड करेंगे, 41 दूना 82, 41 तियाँ 123, 41 से काटेंगे 41 तियाँ 123, या 28 287, 41 7। अब 3 सत्ते 21, यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन तो गायब हो गए। 23 से 23 सत्ते 161, हासिल आई 16, 23 तियाँ 69 और 16 85, यानी 851 टाइल लगेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रश्न समझिएगा, आपको ये जैसे कहा जाए स्क्वायर टाइल, तो स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले SCF निकालेंगे। SCF जो आएगा वो हो जाएगा उन स्क्वायर टाइल्स की, जो स्क्वायर टाइल्स लगने वाली है उसकी साइड। आपकी साइड आ गई 41। अब आपसे कहा गया इतनी एरिया में 1517 गुणे 943 एरिया में 41 गुणे 41 एरिया वाली कितनी टाइल्स लगेंगी, तो आप कहेंगे इससे डिवाइड कर दो टोटल एरिया में, यानी आपका 851 आ गया। समझ आ गया, प्रश्न ट्रिकी था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। कहा गया लेट ABC एंड ABD बी ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AB एंड CD, देन रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ ABC एंड ABD। ध्यान दीजिएगा,
आपसे कहा गया कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में एक ही आधार पे दो ट्राइंगल्स बने हैं। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। एक ही आधार पे एक ट्राइंगल ये मान लो बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया। आपका एक ट्राइंगल दिया गया है, कौन सा एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी, यानी ये ए बी सी बन रहा है और एक ए बी डी बन रहा है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि इनके एरियाज के बीच का रिलेशन क्या होगा। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक ही बेस पे, एक ही बेस, दोनों का देखो ए बी बेस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच बने ट्राइंगल्स का एरिया ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। ये आप याद रखिएगा। एक ही आधार पे बने दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो इक्वल होता है, यानी द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन सेम बेस इज इक्वल, यानी कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल, यानी कि एरिया जो होगी इसकी और इसकी वो दोनों इक्वल होगी। क्यों होती है ये भी समझिएगा। देखो आपको पता है इन दोनों की हाइट सेम होगी, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ की दूरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की हो जाएगी, यहाँ से यहाँ ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, और दो जो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज सेम होगी। तो इसकी हाइट दोनों सेम हो जाएगी और बेस दोनों का सेम है, तो आपको पता है एरिया भी सेम होगा। तो आपका ये याद आ गया। अच्छा, अगर एक क्वाड्रिलेटरल होता तो क्वाड्रिलेटरल मान लो ऐसा दे दिया जाए कि एक बेस पे, ये मान लो एक बेस पे एक क्वाड्रिलेटरल बना है और इसी बेस पे एक ट्राइंगल बना है, मान लो ये ट्राइंगल है, तो जो ट्राइंगल की एरिया होगी वो हमेशा क्वाड्रिलेटरल की एरिया की हाफ होगी। ये भी आपको याद रखना है। कहा गया आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 is 16 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 is 15, इफ द लास्ट नंबर इज 21 देन द फर्स्ट नंबर इज। कहा गया कि 4 संख्याएं हैं, मान लो ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं। कहा गया पहली 3 का एवरेज 16 है। अगर पहली 3 का एवरेज 16 है तो पहली 3 का योग कितना हो जाएगा, 3 गुणे 16 यानी 48। कहा गया लास्ट 3 का एवरेज 15 है, यानी लास्ट 3 का योग कितना हो जाएगा, 45। अच्छा, कहा गया अगर लास्ट संख्या 21 है तो फर्स्ट संख्या क्या होगी, आप ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी आपको दिया गया कितना है, 48। आपको b प्लस सी प्लस डी कितना दिया गया है, 45। आपको दिया गया है लास्ट नंबर यानी d की वैल्यू दी गई है, a पूछा गया। दोनों को घटा दो, घटाओगे तो क्या बचेगा, घटाओ तो b प्लस सी कट गया, यानी a माइनस डी इज इक्वल टू 3, या a बराबर d प्लस 3, और d यानी लास्ट नंबर कितनी दी गई है, 21, तो 21 3 24। पहली संख्या कितनी होगी, 24। अगला प्रश्न देखिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल आर्टिकल्स सोल्ड टू पी एंड क्यू बाई ऑल द सेलर्स अदर देन ए बी सी डी ई एफ, यानी ए बी सी डी ई एफ के सिवा जो सामान पी लेता है और क्यू लेता है उनके बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, आप ऐसे देखिएगा, पी के आर्टिकल्स टोटल निकालो, तो यहाँ पे देखो 5 3 8 8 16 8 24 5 29 5 34 के 4 हसीला 3 4 3 7 5 12 2 14 3 17 3 20 3, ऐसे देखो 5 3 8 8 16 8 24 5 29 5 34 के 4 5 3 8 3 11 3 14 2 16 5 21 4 25। ये पी ने इन सबसे लिया है। पी टोटल 300 खरीदता है, तो इन 6 के अलावा कितना सामान किससे लेता है, 300 वो टोटल खरीदता है, 254 इन 6 लोगों से लेता है, तो बाकी सामान वो यानी 46 सामान और लोगों से लेता है। दूसरे का अगर कैलकुलेट करें तो 6 9 15 4 19 8 27 5 32 के 2 हासिल आई 3 5 3 8 4 12 4 16 3 19 6 25 6 31, यानी 312 सामान ये लेता है पी इन 6 से। तो बाकी सामान किससे लेता है, बाकी कितना सामान टोटल वो 500 अगर लेता है तो बाकी 188 सामान वो किसी और से लेता होगा। अब आपसे कहा गया था इनका अंतर 46 और 188 का अंतर, तो आप कहेंगे 142 आंसर हो जाएगा। कहा गया ये कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ रोड इन 60 डेज। एक आदमी है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो 60 दिन में काम पूरा करने का वादा करता है। ठीक है, कहा गया उसने 105 आदमी लगा दिए, यानी उसने 105 आदमी नियुक्त कर दिए। कहा गया 25 दिन बाद उसे पता चलता है, यानी कि 25 दिन बाद उसे पता चलता है कि 1/3 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, यानी कितना काम हुआ है, 1/3 काम हुआ है। कहा गया हाउ मेनी मोर लेबर्स ही रिक्वायर्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन टाइम। आपको पता है कि 60 दिन का समय था, 25 दिन काम हो चुका है, यानी अभी कितने दिन काम करना है, 35 दिन में काम खत्म करना है। अगर 1/3 कार्य हो गया, यानी कि कितना कार्य करना है, 1 - 1/3 यानी 2/3 हिस्सा करना है। आपसे आदमियों की संख्या पूछी गई है, आप मान लीजिए x आदमी की और आवश्यकता होगी, यानी कि अब आदमी कितने हो जाएंगे, 105 + x। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा M1D1/W1 = M2D2 W2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं M1D1W2 = M2D2 W1। वैल्यू पुट कर दो धड़ाधड़, तो M1D1 यानी कि 105 × 25/W1 यानी 1/3, ये बराबर हो जाएगा 105 + x × 35/2/3, 3 3 कट गया। ठीक है,
35 से 105 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 2 इधर गुणा हो जाएगा, 50 150 बराबर 150 प्लस 105 प्लस एक्स, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 150 माइनस 105 यानी 45, यानी 45 और लेबर्स की आवश्यकता होगी। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं करवा दे रहा हूँ फिर आप प्रैक्टिस ही ना करो, प्रैक्टिस इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन अगर आपने नहीं करना है तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इन्हीं चीज़ों पे, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, वो वीडियो बहुत फ़ायदे की है। क्योंकि ये सम ऑफ 50,000 इज लेंट पार्सली एट 4% एंड पार्सली एट 5% पर एनम। इफ द ईयरली सिंपल इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 4.6 देन द 2 पार्ट्स आर। आपसे कहा गया कि कुछ पार्ट को हम 4% पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पार्ट को 5% पे, और जो हमारा रिजल्टेंट बन के आता है 4.6% बन के आता है। तो आपको बताना है किस अनुपात में या कितना कितना 4% और 5% पे गया था। आपको पता है अगर 4% पे इन्वेस्ट करके और 5% पे हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो 4.6 मिलता है, तो 4.6 में से 4 घटाएंगे 0.6 हो जाएगा, 5 में से 4.6 घटाएंगे 0.4, रेशियो ले लो 2:3, यानी कि 4 और 5% पे इन्वेस्ट किए गए धन का अनुपात 2:3 है। अगर टोटल 50,000 था, इधर हमारा 5 आ रहा है, यानी 5 बराबर 50,000 यानी 1 बराबर 10,000, तो 4% पे उसने 20,000 इन्वेस्ट किया और 5% पे 30,000। ये प्रश्न देखो कहा कि व्हाट द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड टू शॉपकीपर पी बाई ऑल द सेलर्स ए बी सी डी टुगेदर, यानी कि पी को ए बी सी डी जो चारों लोग मिलकर आर्टिकल देते हैं उसका एवरेज क्या होगा। तो आप सबसे पहले चारों को जोड़ो, तो 5 3 8 8 16 8 24 के 4 हासिल आए 2 3 2 5 2 7 5 12 4 16, 4 लोग मिलकर 164 देते हैं, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 41 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ईच व्हील ऑफ अ बस इज मेकिंग 7 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, 7 रिवॉल्यूशन मारता है। एक चक्कर में एक पहिया है, ये कोई पहिया है जो 7 चक्कर घूमता है, ठीक है, 1 सेकेंड में। कहा गया इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 56 सेंटीमीटर, डायमीटर 56 है, यानी रेडियस आपको 28 दी गई है। तो कहा गया देन द स्पीड ऑफ द बस इन किलो सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप एक चीज़ बताओ, 1 सेकंड में वो 7 चक्कर लगाता है, 1 चक्कर मारेगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी 7 चक्कर में वो कितना तय करेगा, 7 गुणे 2 गुणे पाई आर, यानी 22/7 गुणे आर की वैल्यू 28, तो 7 चौको 28, ये हो गया 7 गुणे 8 56, या कर लो 14 गुणे 22 गुणे 4, ऐसा रखो, तो 14 गुणे 22 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30 308 गुणे 4 कर दोगे 1232 सेंटीमीटर हो जाता है 1 सेकंड में। तो आपका यही हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर पर सेकंड वो घूम चलता है। टाइम एंड वर्क से जो 2 प्रश्न आते हैं उसमें पहला प्रश्न है, कहा गया ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 दिन, बी और सी वही कार्य अगर करते हैं तो 60 दिन में, और ए और सी अगर वही कार्य करते हैं 45 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। मैंने आपको ऐसे प्रश्न करने के लिए सबसे आसान मेथड क्या बताई है, 36 60 और 45 का एलसीएम 180 हो गया। अब आप कहेंगे 180 आपको कैसे इतनी जल्दी पता चल गया, मुझे तो निकालना पड़ता है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस कम करी है। ए और बी 36 दिन में 180, 1 दिन में 5, बी और सी 60 दिन में 180, 1 दिन में 3 यूनिट, और ए और सी 45 दिन में यानी 1 दिन में 4 यूनिट। जोड़ोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 3 8 4 12 यूनिट, यानी ए बी सी मिलके 6 यूनिट 1 दिन में करते हैं। अब आपको निकालना किसका कि बी अकेले कितने दिन में कर देगा। तो आप पहले बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य निकालो, उसके लिए ए प्लस सी बराबर 4 यहाँ पे पुट कर दो, तो बी का आ जाएगा 1 दिन का कार्य 2 यूनिट। अब बी 1 दिन में करता है 2 यूनिट, तो 180 यूनिट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 180/2 यानी 90 डेज। ये प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिख नहीं रहा, मैं बता दे रहा हूँ। ये सोल्ड हिज पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 13, यानी कि प्रॉफिट कितने का होता है, एक हो 13 रुपये का प्रॉफिट होता है कलम को बेचने पे। ही कैलकुलेटेड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस एंड फाउंड इट टू बी 20%। उसने क्या काम किया, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, 20%। तो आपसे बताना है कॉस्ट प्राइस। आपको दिया गया कि सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस का 1/5वां हिस्सा, यानी सेलिंग प्राइस बटे 5, ये बराबर है प्रॉफिट यानी कि 13 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 65। अब सेलिंग प्राइस 65 यानी 65 में बेचने पे 13 रुपये का लाभ, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 65 माइनस 13 यानी कि 52 रुपये। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बहुत आसान सा है। आपको दिया गया अंडर रूट में 25.60, ऊपर भी दशमलव बाद 2 अंक, नीचे भी, तो आप सीधे सीधे वो हटा दो, जीरो भी हटा दो, यानी 256/729, और प्लस सेम चीज़ यहाँ पे 10/810, यानी कि ये हो जाएगा 1/81। अब 256 का वर्गमूल 16, 729 का 27 प्लस 1/9,
27 बराबर कर लो, यहाँ पे 16, यहाँ पे 3 यानी कि 19/27। कहा गया रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सी इज टू डी, इफ डी इज 150% ऑफ सी देन द परसेंटेज प्रॉफिट। कहा गया कि जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है उसका जो रेशियो है वो सी इज टू डी है, ठीक है। और कहा गया डी 150% है सी का, यानी सी अगर 100 है तो डी 150 है, 150% मतलब 1.5 गुना। अब कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 100, सेलिंग प्राइस आ गया 150, यानी प्रॉफिट कितने का हो 50 का, यानी कि कितना परसेंट 50%। कहा गया इन एन ऑफिस देयर आर 216 टेबल्स एंड 264 चेयर्स, इफ 1/6 ऑफ टेबल्स एंड 1/4 ऑफ चेयर्स आर ब्रोकन देन हाउ मेनी पीपल कैन वर्क इन ऑफिस इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 1 टेबल एंड 1 चेयर। ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया कि टेबल कितनी है 216 और चेयर्स कितनी है 264। अब पहले निकालो टेबल्स कितनी टूटी हैं। टेबल्स 1/6 हिस्सा टूटी हैं, यानी कि 1/6 हिस्सा टूटी हैं, यानी 5/6 हिस्सा सेफ होंगी, यानी कि 5/6 निकालेंगे तो 36 × 5 यानी 180 सेफ है। अगर चेयर्स की बात करें तो 1/4 हिस्सा टूटा है, यानी 3/4 हिस्सा सेफ है। 3/4 निकालने जाओगे तो 4 छके 24, 4 छके 24, 66 या 198 चेयर्स, ठीक है। अब आपको पता है 180 तो टेबल है, 198 चेयर है, लेकिन एक व्यक्ति को एक टेबल और एक चेयर दोनों चाहिए, तो आप कहेंगे 180 टेबल्स हैं, 180 चेयर्स जो होंगी वो तो इसके साथ आ जाएंगी, यानी 180 टेबल्स और 180 चेयर्स, ये तो 180 व्यक्ति लेके बैठ जाएंगे। अब हमारे पास टेबल्स हैं नहीं तो एक भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेबल और चेयर दोनों चाहिए। कुर्सियां तो हमारे पास 18 बच गई, लेकिन टेबल हमारे पास नहीं है, तो टेबल कितनी थी, टेबल और उसका चेयर का कॉम्बो कितना था 180, तो इतने ही व्यक्ति काम कर पाएंगे। कहा गया कि अगर 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके योग का दुगुना 200 है तो आपको लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर बताना है। देखो 2, 3, 5 के अनुपात में है तो उनका योग 5, 3, 8, 2, 10 योग आ रहा है, उसका दुगुना यानी 10 दूना 20 हो रहा है, लेकिन 20 ना होके ये 200 है, यानी कि 10 गुना, यानी कि हमारी संख्या 2, 3, 5 ना होके 2 का 10 गुना 20, 3 का 10 गुना 30 और 5 का 10 गुना 50 होंगे। अब आपसे कहा गया था सबसे बड़ी वाली यानी 50 का स्क्वायर बताओ, तो कितना हो जाएगा 2500। कहा गया, देखो प्रश्न अच्छा है, कहा गया 0.9 और 0.9% का अंतर बताओ। जब मैंने परसेंटेज बेसिक पढ़ाया था तो आपको बताया था A% बराबर होता है A/100, तो ऐसे 0.9% कितना हो जाएगा 0.9/100, या हम कह सकते हैं 9/1000। 9/1000 मतलब हो गया 0.009। अब आपको 0.9 में से 0.009 घटाना है, इसके बाद 2 जीरो लगा लो, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा, यहाँ पे कितना बचा था 8, तो ये 0.891 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया LMN बराबर 1:2:4 है तो 5L² + M² + N² की वैल्यू क्या होगी। देखो आपको दिया गया कि LMN 1:2:4 है, अब इसकी वैल्यू निकालनी। आप एक चीज़ करिएगा कि L बराबर 1, M बराबर 2, N बराबर 4 ना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर लेंगे तो आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5L लिखूं, या ले भी सकते हैं आप, मैं बता दे रहा हूं कि क्यों नहीं ले सकते और क्यों मैं मना कर रहा हूं कि ना लेना। ले सकते हैं लेकिन मैं आपको मना कर रहा हूं। क्यों? देखो L बराबर 1 ले लो, M बराबर 2 ले लो और N बराबर 4, यहाँ पे वैल्यू पुट करो अंडर रूट में। 5 × L का स्क्वायर यानी 5 × 1 5 हो गया, प्लस M² यानी कि 4 और प्लस N² यानी कि 16। 16 4 20 5 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। अब आपको पता है L बराबर 1 है तो 5 को 5 × 1 यानी 5L लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1 की जगह पे L रखें ना रखें, क्योंकि यहाँ पे 5 भी ऑप्शन में है और आप गलती से जैसे 5 आएगा आप 5 मार्क कर दोगे, आप ये सोचोगे ही नहीं कि L भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसी वजह से मैं मना कर रहा था। अब देखो फिर कैसे करेंगे, आपको दिया गया L/M बराबर 1:2, यानी M जो है वो L का 2 गुना है यानी कि 2L है, और L/N 1:4 है यानी कि N बराबर है 4 टाइम्स ऑफ L। अब सबकी वैल्यू रख दो अंडर रूट में, 5L² प्लस M² यानी कि 4L² प्लस N² यानी कि 16L²। तो 16 4 20 5 25L² लिया है, 25L² का वर्गमूल 5L हो जाएगा, आपका आंसर 5L। कहा गया ये मैन इन्वेस्टेड इज सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट अमाउंटेड टू 12,100 इन 2 years एंड 13310 यानी 13,310 इन 3 years रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 2 साल के बाद में कोई धन, मतलब उस एक आदमी है जो धन को कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है चक्रवृद्धि ब्याज पे, 2 साल बाद धन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 साल बाद धन हो जाएगा P × 1 + R/100 का होल स्क्वायर।
और ये बराबर दिया गया 1 2 1 डुअल 0। बेसिक से करने का तरीका बता रहा हूँ। और फिर 3 साल बाद कितना हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर 3, ये बराबर दिया गया 1 3 3 0 1 1 0। अब आपको रेट निकालना है तो आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, पावर इससे कट जाएगी, p से p कट जाएगा, यानी 1 प्लस r बाई 100 हो जाएगा 1331/1210। ठीक है, अब यहाँ पे आप काट दो 11 से, तो ये 10 हो जाएगा, 11 से काटो, 11 से 110 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काटोगे तो ये 121 हो जाएगा, 11 से काटोगे 11 आएगा, ये 10 आएगा, यानी 1 प्लस r बाई 100 11/10, यानी r बाई 100 1/10, r बाई 100 1/10 हो गया, तो r बराबर 10% होगी। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको अगर लगता है कि बेसिक इतना हम कहे जाएं, हमें तो भैया फांसी आएगी, तो फिर क्या काम करना, आपको पता होगा कि दूसरे साल के अंत में जो मिश्रधन होगा, दूसरे साल के अंत में जो मिश्रधन होगा वो तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा, यानी 1,21,000 ये मूलधन हो गया। और फिर इस पर कुछ ब्याज मिलता है, ये हो जाता है 13,310, यानी कि कितना ब्याज मिला, 1,210 रुपये ब्याज मिला। अगर 12,100 रुपये पे 1,210 का ब्याज मिलता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 10%। कहा गया 2 ट्रेन्स ईच हैविंग अ लेंथ ऑफ 160 मीटर्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस्ड ईच अदर इन 9 सेकेंड। देखो आपको मैंने बताया कि अगर एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s1 प्लस s2, और इनके द्वारा ट्रेवल, अगर ये एक दूसरे को पार करती हैं तो इनके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगी L1 प्लस L2। हालांकि यहाँ पे लंबाई बराबर है, तो L1 L2 दोनों L के बराबर है, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 2L। ठीक है, कहा इफ वन ट्रेन क्रॉस्ड अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड्स देन रेशियो ऑफ स्पीड्स इज। कहा गया एक ट्रेन, हम मान लेते हैं ये वाली ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। आप एक चीज़ बताओ, कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, उसकी लंबाई यानी कि L प्लस 200, क्योंकि 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी उसके द्वारा चली गई दूरी L प्लस 200, और आपको दिया गया है S1 स्पीड से पार करती है, तो उसे कितना समय लगता है, 18 सेकेंड का। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि उनकी स्पीड्स का रेशियो निकालो। अब देखो, स्पीड का रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सीधे सीधे एक काम करो, आपको पता है कि L बराबर 160 मीटर है, दोनों की लंबाइयाँ 160 मीटर है, यानी कि L बराबर 160 रख दो, तो ये हो जाएगा 360/S1 बराबर 18, यानी S1 यहाँ से आपका आ गया 20। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आओ कि अगर वो 2L दूरी तय करती है तो उनको 9 सेकेंड लगता है, यानी कि 2L/S1 प्लस S2, यानी कि 20 प्लस S2, ये बराबर आपको लगता है कितने के समय के बराबर, देखो 9 सेकंड के। L की वैल्यू कितनी दी गई है, L की वैल्यू आपको देखिए, लंबाई उनकी कितनी दी गई है 160, यानी 2 इंटू 160 इज इक्वल टू इतना, यानी कि 320 बराबर हो गया 9 गुणे 20 180 प्लस 9S2, यानी कि 9S2 बराबर 140, यानी कि S2 बराबर हो गया 140/9। अब आपको पहले की स्पीड पता है 20 है, दूसरे की स्पीड पता है 140/9, तो स्पीड का रेशियो 20/140/9, यानी 20 गुणे 9/140 हो जाएगा। 20 से 140 कट के 7 दे देगा, यानी अनुपात हो गया 9:7। समझ आ गया? या आप ऐसे कह सकते थे कि भैया 160 मीटर लंबाई है, वो अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगे, यानी उनके द्वारा चली गई दूरी 320, और 320 को अगर 9 से पार करती हैं तो उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 320/9 बराबर S1 प्लस S2, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक ट्रेन है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसके द्वारा चली गई दूरी 200 प्लस उसकी लंबाई 360 चलेगी। 360 अगर 18 सेकंड में चलती है तो उसकी स्पीड यानी S1 बराबर हो जाएगी 360/18 20। अब S1 20 यहाँ पे पुट कर दो, यानी S2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 320/9 माइनस 20, यानी कि 140/9। S1:S2 निकालना था, यानी कि S1/S2 जब करोगे तो 20/140 और बटे 9, यानी कि ये 9 ऊपर आ जाएगा, 20 से कटेगा 7, ये 9:7 हो जाएगा। कहा गया हाउ मेनी क्यूब्स विद अ साइड 10 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब हैविंग अ साइड ऑफ 10 मीटर। अगर 10 मीटर भुजा वाले क्यूब से कितने छोटे छोटे क्यूब्स काटे जा सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। आप इसका आयतन निकालो, आपको पता है 10 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 के बाद 1 2 3 सेंटीमीटर, सॉरी 10 के बाद 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। इसकी साइड है इतनी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका क्यूब। और हमें एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 10 अगर भुजा है तो उसका क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, तो ये जो आएगा वो नंबर ऑफ क्यूब्स आएगा, यानी इतने आयतन में इतने आयतन के कितने पार्ट होंगे, यही पूछा गया। तो आप एक से ये काट देंगे, यानी 100 का क्यूब बच रहा है, यानी 1 के बाद 6 जीरो, गिन लेना कहाँ पे 6 जीरो है 1 के बाद। कहा गया एक आदमी एक प्लेस पे कार में 160 से जाता है और
आता है कम स्पीड पे। कहा गया एवरेज स्पीड अगर 64 है तो आपसे रिटर्न स्पीड पूछी गई। मैंने आपको बताया है कि ये प्रश्न शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, शायद 13वां या 12वां सेट रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बेसिक से करवा दे रहा हूँ। आपको पता है ए हम दूरी मान लेते हैं, तो ए को 160 से जाएगा तो a/160 समय लगेगा, ठीक है। ए को कुछ स्पीड से वापस आता है, मान लो x की स्पीड से वापस आता है तो a/x समय लगेगा। और वो कहा गया एवरेज स्पीड 64 है, एवरेज स्पीड अगर 64 है तो आप कहेंगे ए गया ए आया, यानी 2a डिस्टेंस ट्रेवल कर, और अगर इसमें एवरेज स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। यानी आपको पता है कि टोटल टाइम बराबर आने का समय प्लस जाने का समय, ए कट गया। यानी आपने ये देखा कि हमें अगर दूसरी वाली स्पीड निकालनी है तो आप कहेंगे 1/, जाने वाली स्पीड प्लस 1/, आने वाली स्पीड बराबर 2/, एवरेज स्पीड। तो ये शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, यानी 1/, जाने वाली स्पीड प्लस 1/, आने वाली स्पीड बराबर 2/, एवरेज स्पीड। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, यानी आपका यहाँ से 1/x हो गया 2/64 माइनस 1/160, यानी 1/32 माइनस 1/160। तो 5 से ऊपर नीचे गुणा, यानी 5/160 माइनस 1/160, यानी 4/160, यानी कि 1/40। अगर 1/x बराबर 1/40 है तो x बराबर 40 हो गया। मास्टर आपको ये ट्रिक बताते हैं कि मैंने खोजी है, किसी ने खोजी नहीं है। मैथ की जितनी ट्रिक्स आपके कोई भी मास्टर बताते हैं मैंने खोजी है, खोजी वोजी कुछ नहीं है, सारी कहीं ना कहीं किताब में लिखी जरूर मिलेगी आपको। अब चूंकि मास्टर्स ने ज़्यादा किताबें आपसे पढ़ी हैं तो आपको जो भी बोल देते हैं आप मान भी जाते हो, क्योंकि आप भक्ति करते हो। कहा गया इसको कंप्यूट करिए, तो मैं भी करता था। मैं जब ग्रेजुएशन में था कोई टीचर बताता मैंने ये बताया, मुझे लगता था मैंने उतनी किताबें नहीं पढ़ी, वो कई सारी किताबें पढ़ चुके होते हैं, लगता था हाँ हो सकता है। लेकिन बाद में जब मैं वही किताबें पढ़ता था, जैसे ऑप्शनल अब पढ़ रहा हूँ, उस समय ग्रेजुएशन में वो उस लेवल की मैथ की बुक नहीं पढ़ता था, तो लगता भाई क्या ही बताते थे लोग, है ना। कंप्यूट करना है इसको, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना है। 3 में 1.1 में इससे गुणा करेंगे 3.3, 15 में जोड़ेंगे 18.3, और इसको डिवाइड करना है 0.00003। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक 4 अंक है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये हटेगा, 3 0 बढ़ा देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 61 आ जाएगा, इसके बाद 3 0, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगा ये 25 प्रश्न में कोई भी प्रश्न था जो बहुत टफ था, लेकिन कुछ लोगों को लगा है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि 2500 में से कोई प्रश्न अगर नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है आप इंस्टाग्राम पे भेज देना। बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे दिख रही होंगी, उन सबको देख सकते हो। और जो वीडियो इधर आपको दिख रही होगी ये वाली पेड कोर्स वाली, ये ज़रूर देखें। बाकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और सब्सक्राइब यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर करें। बाय बाय, लव यू ऑल।